15 जून को लिस्ट हुई वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियों में से अब तक केवल एक शेयर है जिसने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। माना जा रहा था कि इन चारों कंपनियों में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल यानी VAML में सबसे ज्यादा वैल्यू है। खैर, इस सवाल का जवाब तो लंबी अवधि में मिल ही जाएगा कि कहां कितनी वैल्यू है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से अब तक के रिटर्न कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला शेयर है वेदांता आयरन एंड स्टील यानी VISL, जिसने लिस्टिंग के बाद से सिर्फ 2 हफ्ते में करीब 77% का शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में हर किसी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही है कि क्या ये तेजी कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से आई है या फिर केवल डीमर्जर और कम फ्री फ्लोट की वजह से। आइए इस वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है। VISL ने लगातार 11 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लग रहे हैं और शेयर का भाव 20 रुपए का जो लिस्टिंग प्राइस था NSE पर उससे बढ़कर 35 रुपए 66 पैसे तक पहुंच गया, यानी कि बेहद कम समय में निवेशकों को करीब 77% का रिटर्न मिला है। 15 जून यानी लिस्टिंग के दिन के 19 रुपए 6 पैसे के जो इंट्राडे लो बना था वहां से देखेंगे तो शेयर आपको और भी अच्छा रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा। 87% से ज्यादा का उछाल उस प्राइस से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। जरा एक बार इस चीज पे भी नजर डालिए कि लिस्टिंग से पहले फेयर वैल्यू क्या थी, लिस्टिंग कैसी हुई थी और लिस्टिंग के बाद जो 11 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं उसके बाद इन चारों कंपनियों ने यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, पावर और उसके साथ साथ जो वेदांता एल्यूमिनियम है उन्होंने किस तरह का कारोबार प्रदर्शन किया है। तो ये जो चारों कंपनियों के आंकड़े आपके सामने आप देख पा रहे हैं उसका निष्कर्ष अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि वेदांता के आयरन एंड स्टील कारोबार ने रिटर्न देने के मामले में बाकी 3 कंपनियों को भारी मात्रा में पछाड़ दिया है। VISL आखिर इतना ज़्यादा क्यों चला है, इसमें इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिली है, उसकी वजह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, डीमर्जर से पहली बात तो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है। पहले अगर आप देखेंगे तो पूरी कंपनी के अंदर ये जो स्टील कारोबार है वो छिपा हुआ था, अब एक अलग लिस्टेड कंपनी के रूप में ये सामने आता हुआ दिखा है, जिससे लिस्टिंग के पहले जो कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट या जिसे आप आम भाषा में होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं वो मिलता था, वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया है और बाजार ने इस बिजनेस को अलग वैल्यू देना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना तो एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी, वो है फ्री फ्लोट, यानी कि खुले बाजार में जो अवेलेबल शेयर्स हैं उनकी मात्रा, उनकी जो संख्या है वो बेहद कम नजर आती है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स, FIIs और DIs, इनका हिस्सा अगर आप मिला के देखेंगे तो 84% से ज़्यादा हिस्सेदारी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आएगी। प्रमोटर्स 56.5% के आसपास हिस्सा होल्ड करते हैं, FIIs के पास 14% हिस्सेदारी है और करीब 13% के आसपास की हिस्सेदारी आपको DIs के पास नजर आएगी। सरकार के पास भी 0.06% के आसपास की हिस्सेदारी है, यानी कि बाजार में ट्रेड होने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी सीमित है, क्योंकि 83.5%, जैसे मैंने आपको कहा, इतनी हिस्सेदारी ऐसे निवेशकों के पास है जो मजबूत माने जाते हैं और बहुत जल्द अपनी हिस्सेदारी में बदलाव नहीं करते हैं। और कम फ्री फ्लोट वाले शेयरों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खरीदारी बढ़ने पर तेज अपर सर्किट देखने को मिलते हैं, और स्पेशली तब जब केवल 5% का ही अपर सर्किट हो। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, पैसिव और इंस्टीट्यूशनल बाइंग से भी स्टॉक में मोमेंटम बना है पॉसिबली। डीमर्जर के बाद वेदांता के निवेशकों को VISL के शेयर में मिले जैसे बाकी 3 शेयर मिले हैं, लेकिन कई म्यूचुअल फंड और जो संस्थागत निवेशक हैं वो अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से भी शेयर में कुछ एडिशनल खरीदारी देखने को मिली है, एक संभवतः एक ये भी कारण है। और चौथा फैक्टर है स्टील सेक्टर को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट या फिर पॉजिटिव माहौल जो बन रहा है। देखिए, बाजार को उम्मीद है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च लगातार बढ़ता रहेगा, घरेलू स्टील की मांग मजबूत रहेगी और भविष्य में जो अपनी स्टील क्षमता है उसका विस्तार इस ग्रुप की ओर से किया जाएगा। इन उम्मीदों ने भी स्टॉक की जो रेटिंग है उसको काफ़ी हद तक बेहतर किया, जिस वजह से हमने खरीदारी बनती हुई देखी है। लेकिन इतने बड़े उछाल के बाद अब इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस तरह के नजर आ रहे हैं। देखिए, शेयर पर अब तक किसी भी बड़े ब्रोकर ने कोई कवरेज शुरू नहीं की है, डिटेल कवरेज इस स्टॉक को लेकर नहीं आई है, इसलिए फिलहाल वैल्यूएशन का आंकलन मुख्य रूप से स्टील सेक्टर के औसत मल्टीपल के आधार पर ही करना होगा या फिर किया जा सकता है। इसके लिए हमें ग्लोबल स्टील कंपनियों की मदद लेनी होगी। ग्लोबल स्टील कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर दुनिया भर में देखेंगे तो जो इंटीग्रेटेड स्टील कंपनियां हैं उनको 5 से 7 गुना के EV बाय EBITDA मल्टीपल्स पर वैल्यू किया जाता है। बेहतरीन कंपनियों को मजबूत स्टील साइकिल में, जब स्टील प्राइजेस ऊपर होते हैं, स्टील साइकिल ऊपर चलता है, तो 7 से 8 गुना के EV बाय EBITDA मल्टीपल या फिर मल्टीपल फैक्टर पर वैल्यूएशन किया जाता है। मौजूदा भाव को देखते हुए बाजार VISL की अगर आप बात करें तो पहले से ही इस ऊपरी वैल्यूएशन रेंज के करीब आंकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो बढ़िया साइकिल होता है, मजबूत साइकिल होता है, उन्हीं के आसपास के जो वैल्यूएशंस पर आपको VISL का स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं जरा वो भी समझ लीजिए।
ये सबसे दिलचस्प पहलू है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े घरेलू या फिर विदेशी ब्रोकरेज ने वेदांता आयरन एंड स्टील पर कोई डिटेल्ड कवरेज या फिर टारगेट प्राइस अभी तक जारी नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा तेजी अभी तक ब्रोकर्स की अर्निंग्स बेस्ड रिपोर्ट से समर्थित या फिर सपोर्टेड नहीं है। तो क्या ऐसा माना जाए कि यह शेयर महंगा हो चुका है? देखिए, शुरुआती वैल्यूएशन के मुकाबले देखा जाए तो आपको जवाब हाँ में नजर आएगा। स्टील सेक्टर के जो औसत मल्टीपल जो मैंने अभी आपको बताया ग्लोबल कंपनियों के, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो महंगे वैल्यूएशन के पीछे वजह क्या है? पहली बात, 11 कारोबारी दिनों में करीब 77% का रिटर्न। पहले 10 दिन में जब T2T में था तो 55% के सर्किट लग रहे थे, और 11वां दिन 30 जून जिस दिन ये T2T से बाहर आया उस दिन 10% का अपर सर्किट लग गया। दूसरा, अर्निंग्स में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं हुआ। तीसरा, अभी तक स्टैंडअलोन तिमाही नतीजे अवेलेबल नहीं है, यानी कि नतीजे आए नहीं है, और किसी बड़े ब्रोकरेज की ओर से कवरेज लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया गया है, और लगातार अपर सर्किट से मोमेंटम बेस्ड बाइंग भी इसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद अब कैसे रिस्क हैं और किन फैक्टर्स को आगे आपको ध्यान में रखना चाहिए, जरा वो भी एक बार देख लीजिए। पहली बात, अगर आप इसमें निवेशित हैं या आपके पास इसके शेयर हैं तो स्टील की कीमतों पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि घरेलू या ग्लोबल स्टील की कीमतों में अगर गिरावट आई तो कंपनी की कमाई पर इसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा, आयरन ओर की लागत जो कि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, अगर वो बढ़ती है तो इनके मार्जिन्स पर संभवतः दबाव देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, चीन का स्टील एक्सपोर्ट। चाइना अगर आप देखेंगे, अगर फिर से सस्ता स्टील बड़ी मात्रा में ग्लोबल बाजार में भेजता है, यानी कि डंपिंग करता है, तो जो भारत की स्टील कंपनियां हैं उनके ऊपर भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो फिर वेदांता आयरन एंड स्टील उससे अछूता नहीं रहेगा। और चौथी बात, इस ग्रुप की जहां तक बात है तो कैपेक्स और एक्सपेंशन पर इनका बड़ा फोकस है। वेदांता ग्रुप आने वाले सालों में बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस योजनाओं का जो इन्होंने प्लानिंग की है, क्या उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, ये भी देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि क्या ये कंपनी आगे और मोमेंटम में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और पांचवा और इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी शेयर होल्डर के हिसाब से वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जबकि कंपनी अलग लिस्टेड एंटिटी बन चुकी है तो निवेशकों की नज़र इस बात पर है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी रहती है, क्योंकि वेदांता जो कि इनकी पेरेंट कंपनी थी उसके डिविडेंड पे आउट बहुत मजबूत रहे हैं। इस कंपनी का कर्ज कैसा रहता है, यानी कि डेट प्रोफाइल कैसा रहता है, और कैपिटल एलोकेशन ये कैसे किया जाता है कंपनी की ओर से, इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या ये तेजी जारी रहेगी, इसकी कितनी गुंजाइश है? इसके 3 सिनेरियो हैं जो कि हमने अलग अलग रिपोर्ट से आपके लिए निकालने की कोशिश करी है। पहला, बुल केस यानी कि मजबूती का सिनेरियो, जिसमें ये शेयर आगे भी तेजी जारी रख सकता है। उसमें फैक्टर्स क्या है? उसमें फैक्टर ये है कि अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च तेजी से बढ़ता है तो उसको सपोर्ट मिलेगा, स्टील की कीमतें मजबूत बनी रहती हैं तो इससे इस कंपनी को राहत मिलेगी, और कंपनी नई विस्तार योजनाओं की घोषणा अगर करती है वो भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जब नंबर्स आने शुरू होंगे, यानी कि पहली कुछ तिमाहियों के जब नतीजे आएंगे वो उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो ये बुल केस सिनेरियो को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बेस केस यानी कि न्यूट्रल सिनेरियो, ये वो सिनेरियो हो सकता है जिसमें कुछ समय तक ये स्टॉक आपको एक रेंज में या तो फिर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि करीब 77% की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब ये शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है कुछ समय, यानी कि बिना किसी बड़ी उठापटक के आपको बिताता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ फैक्टर्स है जिनका आपको जरूर ध्यान में रखना है। पहली तिमाही के नतीजे जब भी आते हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस किस तरह की देता है, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है, और किसी ब्रोकर की अगर कवरेज रिपोर्ट आती है उसमें क्या टारगेट दिए जाते हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सिनेरियो है बियर केस सिनेरियो, यानी कि शेयर टूटेगा या फिर बड़ी मुनाफा वसूली किस सिनेरियो में आएगी। वो तब आएगी अगर कंपनी की कमाई मौजूदा वैल्यूएशन को सही साबित नहीं कर पाती, यानी कि तिमाही नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। दूसरी बात, कम फ्री फ्लोट वाले शेयरों में तेजी जितनी तेज आती है, जितना मोमेंटम बनता है, उतना ही जब गिरावट शुरू होती है या फिर मुनाफा वसूली शुरू होती है तो गिरावट भी उतनी ही तेज देखने को मिलती है। तो ये बियर केस सिनेरियो है। तो अगर आपके पास वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर हैं तो इन फैक्टर्स को जरूर आप ध्यान में रखें। चलिए, कुल मिलाकर वेदांता आयरन एंड स्टील की हाल की तेजी मुख्य रूप से डीवर्जर से जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है उस वजह से, और कम फ्री फ्लोट और मोमेंटम बेस्ड बाइंग की वजह से नजर आ रही है। फिलहाल कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद से जो 77% की तेजी आई है उसमें कोई फंडामेंटल बेस्ड बाइंग है ऐसा तो कोई भी फैक्टर फिलहाल जस्टिफाई करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक किसी बड़े ब्रोकरेज फर्म ने वेदांता आयरन एंड स्टील पर कोई डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट या फिर टारगेट प्राइस अभी तक जारी नहीं किया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को अब कंपनी के पहले कुछ स्टैंडअलोन तिमाही नतीजों, मैनेजमेंट की कमेंट्री, उनकी रणनीति और नई ब्रोकरेज कवरेज का इंतजार करना चाहिए। अगर नतीजे मजबूत रहते हैं तो मौजूदा वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रहा तो इतनी तेज रैली के बाद शेयर में करेक्शन की भी संभावना उतनी ही नजर आती है जितनी तेजी से यह शेयर
ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आया है। इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।